वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग भाषा पढ़ने वाले हैं। क्या भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक है। सामान्य हिंदी व्याकरण हम लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण का पहला वीडियो है। आप हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरी वीडियोस देखिएगा। यह पहली वीडियो है, हम रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे। यह हर परीक्षा में, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है तथा स्कूल में भी कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक हर कक्षा में प्रयोग में आता है व्याकरण में। तो आप लोग जानते रहिए। चलिए साथ में पढ़िए। क्या भाषा। भाषा संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना हुआ है। धातु क्या होता है? धातु मूल रूप से वह संस्कृत का शब्द है और हिंदी में धातु को क्या कहते हैं? धातु को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। अगर पहले चाहें तो आप इतने स्क्रीनशॉट ले लिए, तब हम इस पे लिखेंगे। ठीक। फिर क्या? भाषा। भाषा शब्द जो है वो संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचार। विचार क्या है? हम आप जैसे माध्यम है, कुछ भी माध्यम विचार। जैसे मेरा विचार क्या है, हम भाषा बता रहे हैं तो मेरे विचार हैं, आप सुन रहे हैं तो आप विचार को ग्रहण कर रहे हैं। तो यह एक भाषा का रूप है। जो हम बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, भाषा का रूप है। ठीक। और विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई है। यह किसी ध्वनि विशेष से नहीं। ठीक है, ध्वनि से नहीं। अध्वन्यात्मक का मतलब होता है आ प्रत्यय लगा है ना ध्वन्यात्मक में, आ से नहीं होता है। ठीक, आपको पता ही होगा कि आ से नहीं होता। नहीं पता तो आ प्रत्यय का मतलब होता है जहां लग जाता है अध्वन्यात्मक, अक्रियात्मक, तो जो क्रिया न करता हुआ ध्वन्यात्मक, जो ध्वनि से रिलेटेड नहीं है। जैसे केवल बोलने से नहीं होता ध्वनि। भाषा का एक शाब्दिक शब्दों का समूह, सार्थक शब्दों का समूह भाषा कहलाता है। एक या एक से अधिक, क्या? एक या एक से अधिक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कहिए, या एक से अधिक व्यक्ति जिस माध्यम से अपनी बात को दूसरे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाते हैं, उस माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा। जैसे मैं अपनी बात आप तक बोल करके पहुंचा रहा हूं, यह क्या है? भाषा है, माध्यम है। जिस माध्यम से मैं आप तक अपनी बातों को पहुंचा रहा हूं, यह भाषा है। इसी माध्यम से आप तक बात पहुंच रही है। यह लिखा हुआ है, ये लिखित भाषा है। मैं बोल के बता रहा हूं, ये मौखिक भाषा है। ये संकेत में 1-2 मैंने दिखाया, यह संकेतिक भाषा हो जाएगी। इशारे से जो भी बताया जाए। जैसे किसी कहते हैं बाजार में जा रहे हैं, कहेंगे और कहां। ठीक, ये संकेतिक भाषा हो गई। और अन्य अधिकांश किताबों में 2 ही भाषाओं को उल्लेख मिलता है, जितनी प्रतियोगी किताबें हैं। परंतु तीनों को आप जानिए, सांकेतिक को भी जानिए। पूरा इसी वीडियो में हम पूरा भाषा को पूरा बताएंगे। भाषा की परिभाषा, विशेषता, तब भाषा के प्रकार। तो क्या भाषा क्या है? एक या एक से अधिक व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को या के विचारों को जिस माध्यम या साधन से दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक पहुंचता है या बताया जाता है, पहुंचाया जाता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा क्या है? देखिए, परिभाषा होती है, भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। उस माध्यम को भाषा कहते हैं। क्या? जिस माध्यम से कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह अपने विचारों को या भावों को
किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति के समूह तक पहुंचाता है या प्रकट करता है या विचारों का आदान प्रदान करता है, विनिमय करता है, उस माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, क्या भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। धातु का क्या होता है? धातु संस्कृत का शब्द है, धातु का मतलब हिंदी में क्रिया होता है। ठीक। भाषा का शाब्दिक अर्थ विचार प्रकट करना होता है। क्या होता है? भाषा का शाब्दिक अर्थ विचार प्रकट करना होता है। विचार अध्वन्यात्मक इकाई है, इससे ध्वनि से नहीं मतलब है। बिना ध्वनि के भी हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। और सारी ध्वनियां भाषा नहीं होती। ध्वनि भाषा वही ध्वनि हो सकती है जिसका मतलब हमें साफ साफ समझ में आए। शब्दों का सार्थक समूह, ठीक, या कोई शब्द जिसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता हो, हमारे आपके समझ में आता हो, वही क्या होगी? भाषा होगा। भाषा चिन्हबद्ध और लिपिबद्ध की जानी चाहिए। भाषा ऐसी होती है जिसको लिखा और बोला, पढ़ा दोनों जा सके। भाषा नियमबद्ध होती है, लिपिबद्ध होती है। और आपको पता होगा हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? आप कमेंट करके बताइए। ठीक। बाकी आगे इसमें देखिए, एक व्यक्ति है, या कहिए कोई नेता है, और यहां कई व्यक्ति बैठे हैं। ये यहां से बोल रहा है, या एक व्यक्ति क्या कर रहा है? बोल रहा है, और सारे व्यक्ति सुन रहे हैं। ये क्या है? यह एक मौखिक भाषा का प्रकार है। ठीक। मौखिक भाषा में आप टेलीविजन, रेडियो, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक। जिसमें बोला, एक कोई बोले और सुने, या कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह जो बोलता हो और हम सुन के ग्रहण करते हो, क्या हो जाएगा? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के बाद लिखित भाषा। लिखित भाषा जैसे लिखा हुआ है, हम बोल नहीं रहे हैं, आप इसको देख के पढ़ के समझ जा रहे हैं, तो क्या ये लिखित भाषा हो गई। लिखित भाषा में क्या क्या आता है? पत्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पुस्तकें इत्यादि। फिर सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा कैसे? जैसे क्रिकेट में एम्पायर क्या करता है? एम्पायर एक उंगली दिखाता है, बोलता तो नहीं है चिल्ला के, एक उंगली दिखाता है, तो क्या माना जाता है? आपको पता ही है कि जो खिलाड़ी खेल रहा था वह आउट हो गया है, तो वह एक सांकेतिक भाषा का रूप है। जैसे ट्रैफिक चौराहे पे पुलिस वाला क्या करता है? विसिल बजाता है, या तो इशारे से करता है, एक तरफ रुकने को इशारा करता है, दूसरी तरफ कहता है जाओ। यह क्या? सांकेतिक भाषा का रूप है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा, तीसरी सांकेतिक भाषा। अधिकांश पुस्तकों में सांकेतिक भाषा को हटा देता है, नहीं देता है, क्योंकि एक ज्यादा नहीं पूछी जाती। और सबसे कठिन भाषा यदि मानी जाती है सांकेतिक भाषा, क्योंकि सारे संकेतों को सब कोई नहीं समझ पाता है, और संकेत, किसी एक संकेत का केवल एक मतलब नहीं होता, इसलिए सांकेतिक भाषा को प्रमाणिक नहीं माना जाता है। कहीं वैज्ञानिक रूप से उतना महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन यह भाषा का स्वरूप है। आप रोजमर्रा की जीवन में इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं। ठीक। तीनों का हमने आपको उदाहरण बता दिया है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा का। आप इसमें बताइए तीनों भाषाओं में सबसे सरल और सबसे जटिल भाषा कौन सी है? सबसे जटिल भाषा
सांकेतिक भाषा होती है। क्यों होती है? सबसे जटिल भाषा सांकेतिक भाषा इसलिए है क्योंकि सांकेतिक भाषा को संकेतों को किसी एक संकेत विशेष का कोई एक महत्व नहीं होता, लेकिन अगर लिखित भाषा या मौखिक भाषा है जैसे हम बोलते हैं माध्यम, हमने माध्यम बोला तो इसका केवल एक ही अर्थ है कि कोई साधन है, कुछ भी है जिसके द्वारा कुछ हो रहा है, वो माध्यम है। इसको चाहे हम लिख के बोले चाहे ध्वनि से बोले, मतलब मौखिक बोले, दोनों क्या है? माध्यम है। लेकिन यही अब इशारे से इसका तीर कर दिए, ये भी एक माध्यम भी इसको कर सकते हैं कि ऐसा जा रहा है, ये माध्यम हो गया, लेकिन तीर का निशाना इधर भी हो सकता है, इसका कई महत्व हो जाता है। इसलिए सबसे जटिल भाषा क्या मानी जाती है? सांकेतिक भाषा। और सबसे सरल भाषा मौखिक भाषा मानी जाती है। मौखिक भाषा सरल क्यों माना जाता है? क्योंकि यह सबसे सरल भाषा होती, सबसे आसानी से समझ में आ जाता है। और भाषा देखिए जन्म से ही मिल जाती है। ठीक, बच्चा जन्म लेता है, वह धीरे धीरे बोलने का प्रयास करता है, माँ उसको सिखाती है माँ बोलो, भाई बोलो, कुछ भी धीरे धीरे प्रयास करता है, बोलने लगता है। तो जो सार्थक शब्द बोलता है, तो भाषा जैसे जो भी बोलेगा जिसका वह एक सार्थक हो जाएगा, तो वह भाषा का स्वरूप हो जाएगा। ठीक, अब वही धीरे धीरे लिखना पढ़ना सीख गया, लिखना सीख गया, लिखित भाषा सीख गया। जब तक वह समाज में रहता है, समाज से सीखता और बोलता है, वह मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। लेकिन समाज ऐसी ध्वनियां जो समाज के सभी व्यक्तियों के समझ में आए, वह क्या मौखिक भाषा के रूप में होती हैं। अब क्या पढ़ेंगे? भाषा की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे? भाषा की विशेषताएं। पहला क्या है? भाषा एक अर्जित संपत्ति है। क्या है? अर्जित संपत्ति। अभी आपको हमने बताया ना भाषा अर्जित संपत्ति क्यों है? क्योंकि हम इसको जन्म से ही सीखते हैं। जैसे माँ से हमने सीखा, इसको अर्जित किया, सुना, समाज से हमने श्रवण किया, सीखा, क्या हो गया? अर्जित संपत्ति हो गई। सबसे पहले क्या किया हमने? अनुकरण। क्या? अर्जित या कहीं अनुकरण किया। अनुकरण से ही भाषा सीखते हैं। अनुकरण कैसे करते हैं? सुनते हैं, फिर क्या करते हैं? अनुकरण करके पहले जैसे सुन के हमने सुना, जन्म लिया, बच्चे ने सुना, अनुकरण किया, उसके बाद क्या करता है? उच्चारण करता है। उच्चारण करने के बाद क्या करता है? लेखन करता है। हम दोनों कैसे सीखते हैं? अर्जन करके या अर्जित करके ही सीखते हैं। ठीक, दूसरा क्या है? भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा क्या है? भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा के द्वारा भाषा सामाजिक प्रक्रिया कैसे, वो भी समझ लीजिए। भाषा सामाजिक प्रक्रिया जैसे
समाज के एक व्यक्ति अकेला क्या करेगा भाषा का? समाज से ही सीखता है, समाज में ही बोलता है, समाज में ही लिखता है। समाज जैसे बच्चा जन्म से सीखता है, कहाँ? समाज सीखता है, माँ से, दादा दादी से, घर में सीखा उसने। पहले क्या किया? उच्चारण किया उसने, वो एक समाज है ना, समाज विशेष के लिए है। जैसे मानव समाज ही भाषा को समझ सकता है, ना कि कोई जीव जंतु समझेगा क्या भाषा का? हमारी भाषा नहीं समझेगा। तो वैसे ही भाषा एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? ये कौन सा था? दूसरा था। तीसरा, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। क्या? अंतिम स्वरूप नहीं होता। ठीक, ये कैसे? इसको भी आप समझिए। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं, भाषा हमेशा परिवर्तनशील है। शुरू देखिए कहां शुरू हुई, संस्कृत से शुरू होके आज कहां है? आधुनिक हिंदी पे है। पाली, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, ये संस्कृत से शुरुआत हुई और आज हिंदी पे है, परिवर्तनशील है। अगर परिवर्तनशील ना होती, क्या भाषा का अगर अंतिम स्वरूप फिक्स होता, तो आज जो हम शुरू से ही संस्कृत पढ़ते आ रहे हैं आज भी वही पढ़ते। लेकिन क्या है? भाषा का कोई अंतिम स्वरूप ना होने के कारण ही क्या हुआ है? आज परिवर्तनशील है और संस्कृत से हम लोग हिंदी तक पहुंच गए हैं। चौथा पॉइंट क्या है? भाषा का मानक स्वरूप होता है। मानक स्वरूप भी कैसे देखेंगे? मानक स्वरूप कैसे समझते हैं आप? मानक स्वरूप का मतलब जो भाषा हम बोलते हैं उसको लिपिबद्ध भी कर सकते हैं। मानक है इसका, कुछ भी नहीं कि कहीं से भी उठाए। जैसे मानक है तो ना आगे कर दिए, माँ बाद में कर दिए, का पहले कर दिए, नकम कर दिए या नमाक कर दिए, तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा, तो यह भाषा के रूप में नहीं आएगा। भले कुछ भी हो माना जाए, वो तो ध्वनि में आ जाएगा ना, जिसका सार्थक अर्थ नहीं है। तो भाषा का क्या मानक? सबसे अच्छा उदाहरण मानक का क्या है? लिपि। क्या? लिपि। आपसे भी पूछा ना, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? इसको आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, और पांचवा पॉइंट होता है क्या? भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर होता है। क्या होता है? कठिन से सरल की ओर। देखिए भाषा कठिन सरल रूप कैसे होती है? भाषा का कठिनतम रूप क्या होता है? लिखित रूप है जो कठिन है, उसको हम समझने के लिए अपने भाषा में बोलते। जैसे पहले क्या होता है, समझने में कठिनाई होती। शुरू जब हम सीखते हैं किसी चीज को तो नहीं समझ में आता ना। जैसे हम इंग्लिश हमको नहीं आती, वो भी एक भाषा है, उसका भी एक अलग व्याकरण है, लेकिन उसको सीखते हैं तो जब तक शुरुआत में हमको कठिन लगती है, लेकिन जब आने लगती है, अभ्यस्त हो जाते हैं, तो धीरे धीरे सरल लगने लगती है। तो वही क्या, भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर होता है। ठीक, इतना हो गया। ये 5 पॉइंट। अब अगली हेडिंग क्या डालेंगे? भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक योग्यताएं होनी चाहिए। क्या? मनोवैज्ञानिक योग्यताएं।
मनोवैज्ञानिक, देखिए 3 क्रम है इसके। क्या है? पहला क्या है? जिज्ञासा। दूसरा क्या है? अनुकरण। तीसरा अभ्यास। पहला देखिए, क्या देखिए? जिज्ञासा। जिज्ञासा आप कैसे समझेंगे? ये जिज्ञासा यदि हमको भाषा जाननी है या भाषा हम नहीं जानते हैं तो उसके सरल उदाहरण, जैसे जिज्ञासा का सरल उदाहरण है, हम घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं या किसी जानवर को हम पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन अगर उसका मन नहीं है तो उसको हम पिला नहीं सकते। तो वही है कि यदि हमको भाषाई ज्ञान नहीं है, हम लिपिबद्ध नहीं है या कहिए सभ्य नहीं है, भाषा को नहीं जानते, अगर हमको हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं है तो हम भाषा को नहीं सीख सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है? जिज्ञासा होना आवश्यक है। जिज्ञासा के बाद क्या? अनुकरण। अनुकरण से तात्पर्य क्या है? नियमों का पालन। जैसे पहला सही उच्चारण सीखना। अनुकरण, किसी सुनते हैं तो हम सही उच्चारण सीखें। फिर उच्चारण के बाद क्या? पढ़ना। फिर लिखना। ये क्या है? ये अनुकरण करने पे ही आएगा। ठीक, उच्चारण, पढ़ना, लिखना, अनुकरण करेंगे तभी आएगा। यह अनुकरण करेंगे तो सीखेंगे। जिज्ञासा होगी तो उच्चारण सीखेंगे, सबसे पहले उच्चारण सीखेंगे, फिर पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद लिखना सीखेंगे। फिर अभ्यास। जितना अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे उतना जल्दी आसानी से भाषा आएगी। जैसे क्या है? अभ्यास के लिए क्या है? अच्छा उदाहरण है, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। शुरू से इसको देखिए, ये क्या दोहा क्या है? करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो रस्सी के आने जाने से सिल पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो भाषा को सीखने के लिए अभ्यास बहुत आवश्यक है। भाषा आने के लिए क्या? अभ्यास। पढ़ना, सही उच्चारण का अभ्यास कहिए, चाहे उच्चारण का अभ्यास कहिए, चाहे पढ़ने का अभ्यास कहिए, या कहिए लिखने का अभ्यास। लेकिन तीनों का अभ्यास करेंगे तभी आपको भाषा आएगी। लिपि का अभ्यास, सारी चीजों का अभ्यास करना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या है? व्यक्तियों में भाषा का विकास क्रम। व्यक्तियों में क्या? व्यक्तियों में भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम कैसे? भाषा के कौन मुख्य कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। मौखिक, लिखित और सांकेतिक। और व्यक्तियों में भाषा का विकास कैसे हुआ है? पहले देखिए, सूत्र से देखिए, सुबो प ली। पहले क्या होगा? सुनना यानी श्रवण करना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। यह भाषा का क्या है? सही क्रम है।
व्यक्तियों में भाषा का विकास का सही क्रम यही है। बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले क्या करता है? सुनता है। फिर बच्चा बड़ा होता है थोड़ा सा तो बोलना सुनता है, सुनते सुनते क्या, जैसे माँ 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 सुन रहा है, बेटा माँ बोलो, बेटा माँ बोलो, तो बेटा माँ बोलता है। फिर उच्चार उसका क्या बोलता है, क्या होता है? बोलना हो जाता है, उच्चारण हो जाता है। फिर पढ़ना, क्या पढ़ना, धीरे उच्चारण करते करते धीरे धीरे उसको क्या सिखाया जाता है? पढ़ना सिखाया जाता है। फिर उसके बाद पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर उसको लिखना, लिपिबद्ध करना सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? लिपिबद्ध करना। इसी को जैसे संस्कृत, वो इंग्लिश में क्या, लिसन, लिसन, स्पीक, रीड और राइट। क्या? लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट, यह होता है। आप आसानी से इसको याद करने का सही क्रम, व्यक्तियों में भाषा का विकास का सही क्रम LSRW से आप याद कर सकते हैं आसानी से। क्या? LSRW से इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। और संस्कृत में यही क्या होता है? श्रव प ले। क्या? श्र से श्रवण, फिर वा से बोलना, वादन करना, फिर पढ़ना, पठन, फिर लेखन, लिखना। क्या? स्व पाले। हिंदी में सामने दिख रहा है, सुबो पली। सुबह पली चाहे करिए, चाहे सुबह पली कर लीजिए, आसानी से सूत्र बना लीजिए जिससे आपको याद हो जाए। ठीक। एक भाषा वैज्ञानिक है कौन? मैडम माय गिल्टेश्वरी। क्या? मैडम मायो गिल्टेश्वरी है। उनके अनुसार क्या है, इसका क्रम बदल जाता है। क्यों? क्या? पहले उनका लिखना हो जाता है, फिर पढ़ना हो जाता है, और बाकी पहले वाले दोनों वही है, सुनना, बोलना, फिर लिखना, फिर पढ़ना। मैडम माय मिंटेश्वरी। क्या? मिंटेश्वरी। इतना ये समझ में आ गया व्यक्तियों में भाषा का विकास क्रम। फिर उसके बाद भाषा का क्या रूप या प्रकार, या प्रकार। भाषा के मुख्य 3 प्रकार है, आपको पहले ही बता चुके हैं हम। तीनों प्रकार देख लीजिए विस्तृत। 3 प्रकार। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक के लिए आपको बताया कि किताबों में बहुत कम मिलता है, खास तौर पे स्कूली किताबों में तो बिल्कुल नहीं मिलता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काट दिया जाता है। मौखिक को हम कैसे सीखते हैं? मौखिक कैसे? बोलकर या सुनकर, या मौखिक भाषा का प्रकार हो जाता है। मौखिक में बोलकर या सुनकर मौखिक करते हैं। और लिखित कैसे करते हैं? लिखित को कैसे समझते हैं? पढ़कर। जैसे यह लिखा हुआ है, आप इसको कैसे समझ रहे हैं? पढ़कर समझ रहे हैं। और वही सांकेतिक क्या हो जाता है? सांकेतिक को देखिए, एक है ना रिझत खीजत हसत नटत वाले में, क्या है? भरे भुवन में नयनन ही करत है 100 बात। इशारों से बातें हो जाती। नायक नायिका क्या करते हैं? इशारे से बातें कर लेते हैं। भरे भुवन में नयनन ही करत है 100 बात। तो सांकेतिक भाषा में इशारे से, जैसे कहां जा रहे हो, ये इशारा तीर हो गया, इशारा
अंपायर का इशारा। तो मौखिक भाषा में क्या आता है? टीवी, रेडियो और किसी नेता का मंच से भाषण देना, या मैं बोल रहा हूं आप पढ़ रहे हैं, ये मौखिक हो गया। फिर लिखित में पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हैं। आप पहले भी मैंने समझा दिया है तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें क्या सांकेतिक बचा है, इसमें देख ट्रैफिक पुलिस का समझाना, किसी का इशारे में पूछना कहाँ जा रहे हो और क्या हाल है, कितना, आप सांकेतिक भाषा ऐसे होती है। ठीक, धन्यवाद साथियों। मैं आशा करता हूं भाषा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो हम लोग इसके आगे के व्याकरण खंड को पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।